वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का 9th चैप्टर, जिसका नेम है व्यापारी, राज्य और तीर्थ यात्री। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। जैसे कि हमने ऊपर वाले पहले ही अध्याय 8 में हमने पढ़ा था कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन वहाँ पर हमें मिले, है ना। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर में इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों में मिले। सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ बनते थे और यहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर जाकर बेचा करते थे। दक्षिण भारत सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत सोना, मसाले खासकर और काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाया जाता था, यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। किसके नाम से बुलाया जाता था? ब्लैक गोल्ड के नाम से ये जाना जाता था। कहाँ पर फेमस था? ये रोम में फेमस था। तो ये इम्पोर्टेंट है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम में पहुंचाया करते थे। ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि इन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा जो कि ये व्यापार चल रहा है। तो ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के परिणाम से हमें संगम कविताओं में से मिलता है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेते हैं। जैसे दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा व कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार से बनी मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ और हिमालय से मिले रत्न और सोने। तो इस तरह ये इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे और वह अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचाना चाहते थे, तो पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए वह मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, और मैदानी इलाके तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविता के बारे में मवेदर से चर्चा मिलती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के साथ हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन थे ये 3 मुखिया? ये थे चोल, चेर तथा पांडवों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये पूछा गया है कि क्वेश्चन ये पूछे गए हैं अब तक के एग्ज़ाम में कि चोल, चेर, पांड्य जो कि ये मवेदर है, 3 शासकों के बारे में बताया गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियों के सामने अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार कावेरीपट्टनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सभी के सभी लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चोलों का पत्तन पुहार कावेरीपट्टनम। दूसरा पांडवों की राजधानी मवेदर थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। उपहार यानी गिफ्ट की मांग करते थे, और कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल किया करते थे। शुल्क का मतलब टैक्स वसूला करते थे, और इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे।
अनेक संगम कवियों ने इन मुखियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े भी दिया करते थे, जो इनके प्रति लिखा करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत, अब दक्षिण भारत के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पश्चिम भारत के बारे में। यहाँ पर सातवाहन नामक राजवंश का बड़ा ही प्रभाव था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इसके बारे में हम उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सतवाहन जो थे वो कब दक्षिण पथ के स्वामी थे, जब पश्चिम भारत के थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बारे में किससे जानकारी मिली? उसकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा एक दान में दिए गए अभिलेख से इनके नाम के बारे में पता चला। दक्षिण पथ और अन्य सभी सातवाहन दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ होता था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं जो कि है भेजी हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रेशम मार्ग की कहानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अंधकाशा समाज में बहुमूल्य माने जाते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माने जाते थे उस टाइम। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत का कताई की जाती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ से लिया? 7000 साल पहले चीन से। इस तकनीक को उन्हें हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े, ऊंट और कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, यानी कि सिल्क रूट के नाम से यह जाना जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे और यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी फिर पश्चिम की ओर तक फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन में इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानी रास्तों से होकर उन्हें आना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा से शुल्क भी मांगते थे, यानी कि टैक्स भी दिया करते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना भी चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों का भी आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में से सबसे पहले जो थे वो थे कुषाण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासक कौन थे? वो थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम तौर पर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और तक्षशिला भी इसके राज्य का एक हिस्सा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके शासक काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले भी कुषाण ही थे, यानी कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से कुषाण थे। देखो ये दो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 3 राजधानी और वो जो कि ये सुरक्षा कुषाण करते थे उस रूट की, और सिक्के, सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण भी ये थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। कौन करते थे? जो सिल्क रूट पर यात्रा किया करते थे वो व्यापारी इन सिक्कों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है
बौद्ध धर्म का प्रसार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पहले भी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, पर यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, जिसने करीब 1900 साल पहले शासन किया, और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विधान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन करते थे। बुद्ध की जीवन की, बुद्ध चरित्र की रचना इसके कवि अश्वम घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, और अश्वम घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृति में लिखना शुरू कर दिया। यानी कि जो बुद्ध धर्म का प्रसार किया वो कुषाणों का राजा कनिष्क था, और उसके जो कवि था अश्वम घोष, उसने कनिष्क के दरबार में जो रहता था उसने बुद्ध विधान को जो किया संस्कृति में लिखा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सांची के स्तूप की एक मूर्ति। यहाँ इस वृक्ष जिसके नीचे एक खाली आसन को दिखाया। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनवाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर हुई। यहाँ पर दिया गया है ये एक पेड़ बनाया गया है, ये वाला जो पेड़ है इसके नीचे जो खाली स्थान दिया गया है, यानी कि ये वाला स्थान, यहाँ पर बैठकर बुद्ध को अपने शक्ति का एहसास हुआ, यानी कि जो वो प्राप्त करना चाहते थे वो उन्होंने प्राप्त किया। नेक्स्ट है दूसरा परिवर्तन क्या आया। अब यहाँ पर दिया गया है कि उस समय बौद्ध धर्म की यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृति में लिखना जब शुरू किया बौद्ध धर्म को, तब उस समय बुद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। 2018 में एज इट इज़ यही पॉइंट लिखकर क्वेश्चन में पूछे गए थे, और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया था, और उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह ही क्वेश्चन सेम एज इट इज़ पूछे जाते हैं। महायान का विकास हुआ, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम में दर्शाई गई, यानी कि बुद्ध की मूर्तियां बननी स्टार्ट हो गई, और मिसाल के तौर पर उनका निवारण प्राप्त को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया गया, यानी कि उनका निवारण, यानी कि उन्हें जो शक्ति का एहसास हुआ वो एक पीपल के पेड़ की एक मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। और अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अंधकाशा कहाँ पर थी? मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी मूर्तियाँ कहाँ बननी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है दूसरा परिवर्तन क्या आया। दो परिवर्तन आए। दूसरा परिवर्तन था बौद्ध सत्यव में आस्था को लेकर आया। बौद्ध सत्यव उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को अकेले कर लेते हैं और ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध सत्य की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, और ये पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया में जाकर तथा जापान में जाकर फैल गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, दो परिवर्तन जो आए। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म का प्रसार दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इनमें से कुछ गुफाओं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा, कृषक यानी किसानों के द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दरों के पास थी। दक्षिण के शहरों और तटों के समुद्र, बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम कर रुकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का और तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये आप दोनों चित्र देख सकते हैं कि ये एक तो मथुरा में बनाई गई है और दूसरी जो है वो तक्षशिला में बनाई गई है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के आगे अन्य भागों में भी फैला। नेक्स्ट है त्रैवेद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इस क्षेत्रों में काफ़ी जो कि अधिक प्रचलित हो चुका था। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट है तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफले में तथा जहाज़ों में दूर दूर जाया करते थे और बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ये एक काले की गुफा है जो महाराष्ट्र में मिली। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काले की गुफा कहाँ पर मिली, वहाँ पर ऑप्शनों में ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट है तीर्थ यात्री कौन थे। तीर्थयात्री वो स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायजान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में, सीटेट के एग्ज़ाम में, कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायजान कहाँ से आया था। तो वो भारत की यात्रा करने के लिए आया था, चीन से आया था, करीब 1600 साल पहले आया था। और शैवन इत्संग जो 1400 साल पहले भारत आया और उसके बाद करीब 50 साल बाद इत्संग आया। तो ये तीनों पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या करने आए थे, ये बुद्ध के और उसके जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे, ये 3 पर्सन। नेक्स्ट है इनमें से प्रयुक्त तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा, यानी कि जो कुछ उसने देखा उसके बारे में लिखा। इन्हें अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में काफ़ी वर्ष लग जाया करते थे, यानी कि साल लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में को उन्हें देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वो अपने साथ ले गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर फायजान चीन वापस कैसे लौटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि 3 लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, अब उन्होंने इसमें बताया गया है कि उन्हें कैसे उनकी यात्रा रही। फायजान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा जो की है बंगाल से शुरू की। ये क्वेश्चन आ चुका है कि उसने यात्रा कहाँ से शुरू की, बंगाल से। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा और मुश्किल में वह 2 दिन ही चल पाए कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फायजान ने अपने सामान को तो नहीं फेंका, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका उन्होंने, जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया, जाने की अपने पास रखा। 13 दिन के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया कि समुद्र, ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि ये किसने कहा, एज इट इज़ ये लिखकर वहाँ पर पर्सन तीनों का नाम पूछकर ये पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने कही। समुद्र असीम था, सूर्य चांद तारों की गति को देखे बिना ये पता लगाना असंभव था कि पूरब किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये इम्पोर्टेंट है कि जावा पहुंचने में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जावा पहुंचने में उसे कितने दिन लगे, उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे और वह वहां 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ से चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो ये थी फायजान ने अपने बारे में बताया कि वह चीन वह कैसे लौटा। नेक्स्ट है शैव इत्संग, भूमार्ग के उत्तर पश्चिम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। और मध्य एशिया से होकर चीन वह वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब वो सिंधु नदी को पार कर रहा था। नाव उल्ट गई और अपने जीवन के बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृति से चीनी में अनुवाद किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध की पांडुलिपियों का संस्कृति से चीनी में लैंग्वेज में किसने अनुवाद किया, तो वो शैव इत्संग था। नेक्स्ट है नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। शैव इत्संग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय एक सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया और उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्ध से सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेश
वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे से मदद करते थे और विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शाखाएं दूर करने यहाँ आते थे। अन्य अनगिनत और पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछा करते थे, फिर उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे और 10 से 7-8 सही उत्तर वो नहीं दे पाते थे। तो ये उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वहाँ कौन से रूल अपनाए जाते थे। नेक्स्ट है भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में बुद्ध धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई जिसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय जो कि काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी भी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाने लगा। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, चाहे गरीब, चाहे ऊंची जाति, चाहे नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दिया गया है साइड में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विराह के रूप में विष्णु, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विराह के रूप में विष्णु वर्ण मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के विराह के रूप में है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने विराह के रूप में धारण किया और ये पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये जो पिक्चर दी गई है इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है, यानी कि ये जो है पृथ्वी है और ये पूरा विराह के रूप में विष्णु है जिसने पृथ्वी को बचाया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में जो की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों से छुटकारा कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकता है। पूजा का ये रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देने लगते। भक्ति मार्ग अपनाने वाला ये मानना कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी समय यानी कि उसी रूप में दर्शन देंगे जिस समय वो भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिन, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को साम्राज्य द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं से बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां जो कि ये बनानियाँ शुरू कर दी। नेक्स्ट है भक्त क्या है। भक्त भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना, जहाँ हिस्सेदारी होती है। इसका अर्थ है भक्त भगवान भक्ति के बीच परस्पर एक अंतर्गत संबंध है। भक्ति भगवत भगवान के प्रति झुकाव है और भगवत का अर्थ है जो अपने आश्चर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त जा भगवत अपने देवी देवताओं को के भाग का हिस्सेदार होता है। नेक्स्ट है एक भक्त द्वारा लिखी गई ये कविता। इसमें वैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापित कला के माध्यम से अभिव्यक्त की प्रेरणा थी। हिंदू शब्द इंडिया शब्द से निकला है जिसका अर्थ है सिंधु और इंडस से निकला है और ये शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट है, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ और ईसा मसीह का जन्म जो कि बैथलहम में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ, जो उस समय में रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी गई और यहाँ इसका अंश भी दिया गया है
कि धन्य है वो लोग जो धर्म और अन्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु है वो धन्य है क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वह जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि ये ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। और धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर का संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत ही पसंद आए और धीरे धीरे वह पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में भी फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसा धर्म प्रचारक और पश्चिमी एशिया से आए। केरल से ईसाइयों ने इसे सीरियाई ईसाई कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि संभावित है कि ये पश्चिम एशिया से आया था और विश्व में ये सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।